अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर से मुतालिक अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। आजम खान के मीडिया को लीक होने वाले मुबैना बयान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने तमाम तर हकाइक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। उन्होंने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर आवाम का बयानिया बदल दूंगा। हुकूमती वुज़रा इस पर चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। सवाल हमारा आज का पहला ये है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इस मामले पर कार्रवाई हो सकती है। इस पर बात करने के लिए अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर शमसिया में ज्वाइन कर रही है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और जाहिद गशकोरी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी। आज ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है साइफर वाले मामले पर। एक बड़ी गवाही आई है इमरान खान के जो करीबी साथी रहे हैं उनकी तरफ से। बहुत बड़ी गवाही इसको कंसीडर किया जा रहा है। आपको क्या ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, एक तो ये बात है कि इमरान खान साहब ने, बल्कि आई वुड से चेयरमैन PTI ने इसको तो डेफिनेटली एक्सप्लॉइट किया था। जिस तरीके से वो पेपर को लहराया और उसके बाद आज़म खान ने ये भी बात की जो उन्होंने कहा कि जी बस मैं इसको अब एक नैरेटिव बिल्ड करूँगा, और दैट नैरेटिव वाज वेरी डेंजरस, क्योंकि उसमें उन्होंने इस नैरेटिव को आपने एस्टेब्लिशमेंट के और आर्म फोर्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और नॉट रियलाइजिंग कि आप एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। आपको किसी हालत में भी अवाम में और मुसल्लह अफवाज में जो एक वेज क्रिएट नहीं करनी चाहिए, बल्कि यूर द वन जो अवाम को उनको साथ रखते वट एवर अदर रीज़न। आई ऑलवेज मेंटेन कि सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें, बट डोंट ब्रिंग एस्टैब्लिशमेंट। जिस तरीके से आपने नैरेटिव एक और बिल्ड किया, आपने फिर वो 25 मई को ले आए, उसके बाद आपने कल्मिनेट किया 9 मई को, जो हालात किया आपने वो हम सब के सामने है। ये बड़े डेंजरस सिचुएशन, और ये बड़ा ही हमारे दुश्मन को बहुत फ़ायदा हुआ। उनका नैरेटिव भी यही था, और आई वुड से इनएडवर्टेंटली, नॉट इवन आई वुड से इंटेंशनली, आपने उसको बिल्कुल से कोइंसाइड किया और फिर ट्रोलिंग के थ्रू भी आपने किया। ये बड़ा डेंजरस स्टैंड था। सेकेंड है कि इट वॉज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। सीक्रेट डॉक्यूमेंट को आप इस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। सेकेंड, देन यू सेड कि मेरे से गुम गया। नॉट टू लूज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो फैक्ट कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाती है। आई थिंक अगर गवर्नमेंट इसको पूरा प्रॉपर तरीके से करेगी तो उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरह ट्राई करेंगे, जिसमें ये होता है कि आप सीक्रेट डॉक्यूमेंट की हर हालत में हिफाजत करनी होती है, इसको लूज नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें देखने की होती हैं, और उसके बाद फिर आपको रियलाइजेशन भी नहीं होती है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपने जिस तरह से बनाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट आप बना रहे हैं, ये एक सियासी नारा था, लेकिन नॉट इसमें नेशनल सिक्योरिटी इशू नहीं लेके आए। तो आई थिंक इस लिहाज से ही लुक्स टू बी इन डिफ़िकल्ट टाइम, और इनके खिलाफ कार्रवाई अगर होगी और गवर्नमेंट बनाएगी तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाएगी, क्योंकि ये हर महीने एक साइन किया था डॉक्यूमेंट तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल कि मैं इनको समझता हूँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, और हर हालत में इसकी पासदारी करूँगा। तो जिसकी वजह से लगता है, लेकिन हुकूमत की गलती देखें, बात ये कि हुकूमत कोई 1 साल के बाद जाए, ये आजम साहब कहाँ छुपे हुए थे 1 साल, वो भी इनको क्यों नहीं किया। तो ये चीज़ें सारी, जब केस चलेगा तो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। केस चलेगा तो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सवालात तो यकीनन बहुत सारे जन्म ले रहे हैं। अंबर, गवाही का मतलब मुआफ़ी है। आज़म खान आकर गवाही दे रहे हैं, तो क्या वो इस सारे मामले से बरी उज़्ज़मा अपने आप को करार दे सकते हैं? चेयरमैन PTI के खिलाफ तो यकीनन अब कार्रवाई का अमल शुरू हो ही जाएगा। उनके अलावा कौन कौन इसकी लपेट में आ सकता है? जी देखिए, आजम खान साहब का आज जो लीक हुआ है बयान, उसमें भी कई सवालात हैं कि आजम खान साहब के इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक वो गुमशुदा थे, यानी कि वो लापता थे। तो इससे ये कुछ बातें आ रही हैं सामने कि वो शायद उनको जबरी तौर पर गुमशुदा नहीं किया गया था, जैसे दावे थे या स्पेकुलेशंस थी, बट शायद ऐसे हो सकता है कि अपने दोस्त के घर थे। दूसरी तरफ तो उनकी जो एक जाहिर है जो लापता होने का सवाल है, वो भी मेरा ख्याल में कि उसका भी सामने आ चुका है इस बयान के सामने, फिर लेकर आकर फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये जो बयान सामने आया है ये किसको दिया गया है। ज़ाहिर है अगर कानूनी कार्रवाई की बात करें तो मैजिस्ट्रेट के सामने इस गवाही को पेश करना होता है। ये भी हमने देखना होता है कि अंडर ड्यूरेस था या नहीं था। ये तो ज़ाहिर है आज़म खान साहब
खुद ही बता सकेंगे, क्योंकि हमारे पास एक रिटन स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उसका उन्होंने बयान किया है, वो किस तरीके से, और वो अपने आप को, जैसे आपने बताया कि अपने आप को बरी जमा कर रहे हैं। अब इससे क्या जाहिर होता है कि जो केस बनने जा रहा है, क्योंकि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि आप बयानिया बनाने में अगर आप पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को डैमेज कर रहे हैं तो वो केस साबित करना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ इस बयान के मुताबिक ये नजर आ रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन की खिलाफ वर्जी के तहत केस बन सकता है, मुकदमा बन सकता है। वो ये है कि ये जो साइफर जो वजीर आजम या PM था वो इस वक्त किधर है, किसकी तहवील में है। अब 2-3 मुख्तलिफ बयानात है आजम खान साहब का तो ज़ाहिर सामने आ गया है, लेकिन आप साथ साथ देखें कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ने भी बयान दिया था। और आपको मैं याद दिलाती चलूँ, अक्टूबर में इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा था कि जो सदर के पास जो साइफर था वो चीफ जस्टिस के पास था, जो मेरे पास था यानी कि जो PM हाउस में था उसका मुझे पता नहीं है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब, उनका बयान उसी दौरान आया था। उनका कहना था कि जो PM हाउस में जो हमारे पास साइफर था, जो मरासला था, वो आया था, वो चीफ जस्टिस को भेजा गया था। तो ये मुतजाद बयानात हैं। ये मामला उस वक्त भी बताया जा रहा था और मैं समझती थी कि ये फंसा सकता है। इसको लेकर मुकदमा बनेगा। जहां तक आजम खान साहब की बात है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वादा माफ गवाही ज़ाहिर है उनके लिए ऑप्शन है, जहां वो शरीके जुर्म तो हो सकते हैं लेकिन अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरे फरीकैन की आपने बात की थी, इसमें एटलीस्ट इस बयान के मुताबिक, क्योंकि हमने जो कुछ ऑडियो मुबैना ऑडियो लीक सुनी थी उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का भी उनकी आवाज़ थी, ऐसा लग नहीं रहा कि वो शरीके जुर्म हो सकते हैं। तो ये ज़ाहिर है काबीना के सामने भी पेश हुआ था, क्या पूरी काबीना इसकी जद में आएगी वो भी मुश्किल लग रहा है। तो ज़ाहिर है जब ये मुकदमा चलेगा, जब ये मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा भी इसी साजिश का हिस्सा थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जी अंबर, आपका पॉइंट आ गया। हो सकती है, बिल्कुल मुमकिन हो सकती है, लेकिन जाहिर है उनका भी एक सियासी बयान है। ये जब मुकदमा चलेगा और आगे तो ये भी हो सकता है कि वो गवाही दें। इसमें फवाद चौधरी भी हो सकते हैं, इसमें शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं, इसमें शीरी मज़ारी हो सकती है। तो ये भी अभी ज़ाहिर है देखने की बात है। अभी ये भी देखने की बात है, सवालात तो मजीद भी हैं। जाहिद गशकोरी साहब, अब चूंकि ये मामला सामने आ चुका है, गवाही सामने आ चुकी है, लेकिन मुकदमा बनेगा किस तरह का ये देखना अभी बाकी है। या मुकदमा बन चुका है या ये केस डेवलप हो चुका है हुकूमत की तरफ से, आपके पास इस बारे में क्या इत्तलात हैं? अब देखिए, अनम केस बाकायदा शुरू हो चुका है। साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो सेक्शन 5 है सीक्रेट एक्ट का, वो काउंटर टेररिज्म विंग जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की है वो इस केस को देख रही है। सबसे पहले जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि 22 मार्च 2023 को बनाई गई थी हुकूमत की जानिब से, एक पावरफुल टीम है, 5 मेंबरान पे मुश्तमिल है, जिसमें ISI, IB, इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और 2 सीनियर पुलिस अफसरान शामिल हैं। वो ये कमेटी, ये JIT अपनी रिपोर्ट आलमोस्ट मुकम्मल कर चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बाकी है। उनको 3 नोटिस जारी किए गए थे, वो पेश नहीं हुए। उन्होंने नोटिस को चैलेंज किया था एक अदालत में। अब इसी वजह से ये चीज़ रुकी हुई थी और आज़म खान का जो कि स्टार विटनेस हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी का, असद मजीद का, इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल ऑफिशियल थे पाकिस्तान के अमेरिका में जो मिशन है और फॉरेन ऑफिस में जो अमेरिका का डेस्क है वहाँ पर ये उनके स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर ये बहुत जल्द JIT की रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन जो FIA के हैं, FIA के DG को पेश कर दी जाएगी। उसके बाद उसी बुनियाद पे एक बाकायदा ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज होगी CTW के साथ। FIA का जो है उसके जो डायरेक्टर हैं इस केस को प्लीड करेंगे। सीक्रेट एक्ट जो पाकिस्तान का है सेक्शन 5, उसके तहत ये कार्रवाई होगी। और मुझे इस स्टेज पे लगता है, क्योंकि मैंने 3 स्टेटमेंट जो इम्पॉर्टेंट लोगों के हैं, मुझे जो मालूमात हासिल हैं उन स्टेटमेंट के बारे में, तीनों का आलमोस्ट यही बयानिया है जिसका माखज़ यही बनता है।
जो आज़म ख़ान ने आज जिनका लीक हमारे सामने आया है। तो इस बुनियाद पे लगता है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जिनके पास एक पोजीशन थी, उन्होंने रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में या ऐसे फोरम पे दी है जिससे पाकिस्तान को एज ए रियासत, हुकूमत को और मुख्तलिफ नौइयत के डैमेजेस हुए हैं। और ये केस बनता हुआ नज़र नहीं आता, केस बन चुका हुआ है। आगे देखना होगा कि केस कैसे चलेगा। और ये पहली नौइयत का केस ऐसा नहीं है, इससे पहले भी काउंटर टेररिज्म विंग इस तरह के इस नौइयत के केसेस देखती रही है कि ऐसा पब्लिक ऑफिस होल्डर, चाहे वो आज़म ख़ान हो, उनके पास गवर्नमेंट की एक पोजीशन है। मैं और आप दो मुख्तलिफ शहरी हैं, हमारे पास कोई गवर्नमेंट की पोजीशन नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया है कि साइफर जो ओरिजिनल था वो शायद गुम हो चुका है, एक सदर पाकिस्तान को भेजा गया था कापी। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इन्वेस्टिगेटर्स अभी इसको एवेलुएट करें, क्या सदर पाकिस्तान से भी वो मदद दरकार है, क्या उनको करनी चाहिए या नहीं। ये आने वाले 3 दिनों में वो डिसीजन हो जाएगा इस स्टेटमेंट के बाद। तो ये केस इंतहाई संजीदा नौइयत का है, जिसकी बुनियाद पर जैसे ये कंप्लेंट फाइल होगी, CTW बाकायदा कोर्ट में ये चलान पेश करेगी। आया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपनी पोजीशन वहाँ वाज़े करते हैं वकील के ज़रिए, या अपना बयान देंगे या नहीं। लेकिन एक अहम नौइयत का केस है जो कि आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, और शायद इसमें कोई जल्द कार्रवाई भी नज़र आए हमें। और आपको इस केस में खान साहब की गिरफ्तारी नज़र आ रही है? ये बिल्कुल मुझे आज ऐसे लगता है, क्योंकि मैं जब से ये डेवलपमेंट हुई है गुज़श्ता 6 घंटे से, जो FIA के आला तरीन अहलकार हैं, मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, JIT के एक मेंबर से भी मेरी बात हुई या दूसरे उससे, मुझे लगता है कि इस केस में जल्द कोई कार्रवाई नज़र आएगी, लेकिन 12 अगस्त के बाद। अभी कुछ दिन बाकी हैं, 3 हफ्ते शायद आप ले लें। ऐसी सूरत हाल पैदा होगी जिससे शायद ऐसे लगेगा कि पाकिस्तान के इदारे अपने बिहाफ पर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं और कोई बड़ी गिरफ्तारी हो गई है इस केस में। तो इस स्टेज पर मुझे लगता है कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सारे पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल भी शामिल होंगे। आजम खान का रोल अहम इसलिए है, कस्टोडियन थे, इनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ रही थी और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट को उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया जाहिद कशकोरी साहब। मुजम्मिल साहब, आप इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी इस केस में बहुत जल्द हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता गिरफ्तारी हो सकती है। अगर 9 मई पे गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर साइफर पे कैसे हो सकती है? अगर 9 मई के तमाम मुकदमात में ज़मानत मिल गई है तो साइफर पे क्यों नहीं मिलेगी? और दूसरी बात यह है कि 4 महीने तो लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिए रखा है कि आप साइफर की तहकीकात ही नहीं कर सकते, और अनप्रेसिडेंटेड स्टे था। कभी कोर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी है, कोर्ट्स कभी इन्वेस्टिगेशन की राह में रुकावट हायल नहीं करते हैं। तफ्तीश होने दी जाती है और कोर्ट का काम उस तफ्तीश के बाद ट्रायल में आता है। लेकिन यहाँ तो हमने देखा कि 4-5 माह तो सिर्फ एक नोटिस आने के बाद उन्होंने FIA को हर किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। उन्होंने कहा आप इसके बारे में तहकीक और तफ्तीश ही नहीं कर सकते, जो परसों ख़त्म हुआ है स्टे 6 माह बाद। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जुडिशरी की सूरत हाल है और जिस तरह जुडिशरी से हम देख रहे हैं एक दिन में 15-15 ज़मानतें, 8-8 ज़मानतें, जिस तरह हमने 9 मई के बाद आज 19 जुलाई को भी हम अभी तक 9 मई का ना ट्रायल शुरू कर सके हैं, ना उसके मंसूबा साजों को गिरफ़्तार कर सके हैं, तो साइफर तो उसके मुकाबले में बहुत छोटी चीज़ है, मैं समझता हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान, मुझे लगता है उनकी बहुत आसानी से ज़मानत हो जाएगी और ट्रायल भी इसका नहीं। देखें ना, तोशा खाना का ट्रायल नहीं शुरू हो सका। आप देखें रोज़ स्टे हो जाता है, कभी वो उधर दरख्वास्त दे देते हैं, जज पे इतराज़ कर देते हैं। हमें बड़ा बताया गया था जी, घड़ी वहाँ से वहाँ आ गई,
नटशेल केस है। घड़ी उसके पास दुबई में मौजूद है, बेची आपने लाहौर में, इस्लामाबाद में थी, जिसको बेची है वो कहता है मुझे बेची नहीं थी। इससे नटशेल केस हो ही नहीं सकता। लेकिन आप देख लें उस पर भी कुछ नहीं हो सका। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी जुडिशरी की मौजूदा सूरत हाल बरकरार है तब तक कोई ट्रायल और कोई सज़ा और कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन मुजम्मिल साहब, फिर क्या ये भी सवाल पैदा होता है, हुकूमत अभी सही वक्त का इंतजार कर रही है उनको गिरफ्तार करने के लिए? नहीं, हुकूमत क्या कर सकती है? जब बेल हो जाए तो हुकूमत क्या कर सकती है? आप हुकूमत ने गिरफ्तार दिया है, उन्होंने मर्सिडीज बेंज में वापस बुलाया और गुड टू सी यू का। यहाँ कौन गिरफ्तार कर सकता है? जब हुकूमत, जब अदालत जमानत ले लेती है तो उसके बाद कौन गिरफ्तार कर सकता है? हुकूमत, इदारे, रियासती इदारे, रियासत सब बेबस हैं उसके आगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो बयान आजम खान का है, ये भी देखा जाएगा, ये इस बात को भी परखा जाएगा कि क्या वो किसी प्रेशर में ये बयान दे रहे हैं या वो अदालत में जाकर इस बयान से फिर भी सकते हैं? देखें, एक दो चीजें उसमें चेक जरूर करेंगे कि आजम खान साहब इतने अच्छे से कहाँ थे। वो कह रहे हैं मैं अपने दोस्त के पास ठहरा हुआ था, तो फिर क्या पुलिस ने उनसे ले जाके 164 या 161 व्हाटएवर इट इज, क्या उसके थ्रू लिया, कोई नोटिस की या उन्होंने खुद जाके दे दिए? इसकी आई डोंट नो कि इसकी क्या वैल्यू होती है, वो देखने की बात है। उसके बाद आपने 1 साल से ये स्टेटमेंट क्यों नहीं, वो देखनी है। और थर्ड बात ये कि 9 मई की मेरे ख्याल में, अगर मुजम्मिल साहब जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो जो इंक्वायरी अभी इनकन्क्लूसिव है। आई डोंट नो कि अगर कंप्लीट हो गई है तो फिर ज़ाहिर है पर्दे जुर्म लगेगी उनके ऊपर। लेकिन ये इंक्वायरी मुझे लगता है कि आप तकरीबन फाइनल स्टेज पे आ गई है। और उसके बाद जब केस अदालत में जाता है, फिर अदालत को देखना है कि वो हर चीज़ में बेल देते हैं या नहीं देते हैं। उनको अपनी क्रेडिबिलिटी ज़रूर क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि देखना ये है कि इतनी ज़्यादा हर वक्त हर मौके पे अगर आपको बेल मिल जाती है तो कहीं ना कहीं जिसका एंड होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये केस जो है तकरीबन फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है और इसमें अब फर्दर जुर्म के बाद उसके बाद अरेस्ट का मौका होगा, उस वक्त देखना है कि उनको बेल मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है। और आपको ये भी लगता है कि पहले खान साहब की जानिब से ये बात सामने आई थी कि वो कुछ भी हो जाए मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे? इस तरह पहले हमने देखा है नून लीग की अगर हम बात करें, जो रहनुमा हैं, जो लीडरान हैं, जब उन पर मुश्किल वक्त आता रहा है वो मुल्क छोड़कर बाहर जाते रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ऐसा फैसला नहीं किया है, वो बाहर नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस मुश्किल में फंस गए हैं बाहर ना जाकर। नहीं, मेरे ख्याल में बाहर नहीं जाएंगे। जो मुझे लगता है कि इज वेरी ईगोइस्ट पर्सन, तो वो अगर जाएंगे तो अपने बानियों को बिल्कुल उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा उसका। अगर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा तो नाउ ही हैज टू फेस द म्यूजिक एंड देन ही शुड हैव अ करेज कि मैं फेस करूं ट्रायल को। और आपके लॉयर की टीम है, अदालतें सामने हैं और इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये साइफर में देखें, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो होता है ये फाइल से बाहर नहीं निकलता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये डॉक्यूमेंट जब तक ये क्लासिफाइड ना हो, इसको फॉरेन सेक्रेटरी और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैन नॉट टेक देम आउट ऑफ द फाइल दिखा दी जाती है, नोट उसके ऊपर बन जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट सीक्रेट कभी भी फाइल से नहीं निकलता। दैट इज स्ट्रिक्ट वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, और इसलिए सीक्रेट एक्ट की बात की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अंबर, आपको क्या लगता है ये जो साइफर का मामला था, अब इसके खिलाफ गवाहियां सामने आ रही हैं, उस वक्त की जो अपोजिशन, उस वक्त जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें थी वो तो ये बात कहती रही हैं कि ये साजिश है, लेकिन अब गवाहियां जो सामने आ रही हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है जो डैमेज अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मिला था, क्या वो कवर हो सकता है अब? जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जस्ट टू एड्रेस दैट क्वेश्चन जो आपने मुजम्मिल साहब ने से किया था कि लगता है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तार होगी। आपको अनम और मुजम्मिल साहब को पता नहीं क्यों जल्दी है कि इमरान साहब गिरफ्तार हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि केस मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि कानूनी तकाजे पूरे हों, तो अदालत में वक्त तो लगता है। और अगर जमानतें मिल रही हैं, जाहिर है क्योंकि हमने माजी में देखा है कि जब कोई सियासी जद में ब्लैक लिस्ट पे आ जाता है तो बड़ी जल्दी तेजी से गिरफ्तारियां हो जाती हैं, हिरासत में लिया जाता है और काल कोठरी में फेंका जाता है। अच्छी बात है कि ये वक्त लग रहा है। अगर
केस मजबूत हो, मंतकी अंजाम तक पहुंचे। आपका जो बुनियादी सवाल है क्या खारजा की जो हमारे ताल्लुकात हैं वो से ज़ाहिर है मुतासिर हुए हैं, मैं कहूँगी बिल्कुल मुतासिर हुए हैं। आप देखिए अभी जो US स्टेट डिपार्टमेंट है वहाँ की जो पाकिस्तान ब्यूरो की सरबराह हैं, उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से बात कर रही थी और उनका क्या बयान था। उनका कहना था कि डोनाल्ड लू का उन्होंने दिफा किया, जिसका नाम इमरान खान साहब ने ये साइफर के मामले में बार बार लेते रहे और फिर मुकर गए। अभी रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने फिर उसको कह दिया कि इसको छोड़ दें, अब तो छोड़ दें, क्योंकि अब वो उनको सूट नहीं कर रहा था पॉलिटिकली। तो उन्होंने उनका दिफा किया कि ये हमने बार बार चाहे पब्लिकली या प्राइवेटली हमने इसकी तरदीद की है। और उन्होंने साथ साथ ये कहा, और जाहिर है क्योंकि डिप्लोमैट्स होते हैं, सिफारती ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि हम सियासी नहीं हैं, कोई भी सियासी जमात आए उनके साथ हम बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन उन्होंने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वो ये बहुत की लफ्ज़ है कि ये डिसइंफॉर्मेशन थी। तो अब जाहिर है जो एक सिफारती ज़बान है वो तो यही कहेगी वो मदाखलत हम नहीं करते, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि ऐसा कोई सियासतदान हो जो आप अपने सियासी मकासद के लिए जो फॉरेन पॉलिसी है उसका इस्तेमाल करे, दूसरी तरफ अगर आपका IMF की मिसाल ले लें, अगर आपको मालूम है कि एक ऐसा सियासतदान है जो अपने कुर्सी को बचाने के लिए एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे को तोड़े, यानी कि जो सब्सिडी, पेट्रोल की सब्सिडी उन्होंने जिसका ऐलान किया था, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात में, और ये अनबजटेड सब्सिडी थी, यानी कि हमने एक तरफ मुआहदा जो है तोड़ा, वो बजट में भी मौजूद नहीं था, वो पैसे थे ही नहीं। तो आप मुझे बताएं कि कौन एतमाद करेगा? तो अगर हम ये भी तसव्वुर करें कि नहीं गिरफ्तार होते, जो आपकी ख्वाहिश है अनम और मुज़म्मिल साहब की ख्वाहिश है, और मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं जस्ट एक सवाल कर रही हूँ। लेकिन चलिए सवाल तो बिल्कुल बनता है, और वो खुला मैदान है, वो इमरान खान साहब उम्मीदवार भी हैं, और अगर वो इतने अपने आप को पॉपुलर भी समझते हैं क्योंकि उनके टिकटॉक के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो इलेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो तमाम जो हुकूमतें जिन्होंने ये दौर देखा है 1-2 साल और उससे पहले भी, उन लोगों के एतमाद करना, पाकिस्तान बतौर रियासत एतमाद बहाल करना, वो ये हम कह सकते हैं कि अगर कहीं फेल हुई है हुकूमत, वो ज़ाहिर है महंगाई के हवाले से है, और IMF के साथ जो मुआहदा था उसमें ताख़ीर की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ कामयाबी हासिल हुई है, वो कुछ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, और वो आपको नज़र आता है। अगर आप डिप्लोमैट से बात करें, वो भी यही कहते हैं, मेरी जो बातचीत होती है वो ये भी यही कहते हैं कि हाँ, कुछ हालात कुछ बेहतर हुए, इट हैज़ बीन ईजियर टू डील विद दिस करंट गवर्नमेंट। अगेन ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस का यही मतलब है कि कुछ एतमाद की बहाली तरफ कदम पाकिस्तान ने उठाया है। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि जाहिर है कोई उठता तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर होती है, एतमाद बहाल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, ठीक है। मुज़म्मिल साहब, आपकी नज़र में अमेरिका का जो एतमाद खो गया था पाकिस्तान के साथ इस साइफर के मामले के बाद, बज़ाहिर तो हमने देखा अमेरिका की तरफ से ऐसे बयानात सामने आए कि साइफर के मामले पर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे, लेकिन हमने मुतासिर होते हुए देखे। आपको लगता है ताल्लुकात और एतमाद अमेरिका का बहाल हो गया? नहीं, मुझे लगता है वक्त लगेगा, लेकिन मैं ज़रा अंबर के सवाल को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने 2-3 बार मेरा और आपका जिक्र किया। देखें, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ यकसा निज़ाम इंसाफ पर कायम है। इसमें अमीर गरीब, मकबूल गैर मकबूल, अहम गैर अहम, किसी को किसी पर तरजीह ना देने की बुनियाद पर कायम है। अगर एक सियासी जमात के लिए ज़मानतों के और असूल हैं और एक सियासी लीडर के लिए ज़मानतों के और असूल हैं, तो यकसा निज़ाम इंसाफ की नफ़ी है, फिर वो इंसाफ नहीं है। आप ये नहीं कह सकती कि ये बहुत अच्छा है कि उन्हें ज़मानतें मिल रही हैं और ये बहुत बुरा था कि उन्हें नहीं मिल रही। भाई, अगर यकसा नहीं है सलूक अदालतों का और उसमें एक तरफ झुकाव है, तो फिर इंसाफ नहीं है। हम उसको फिर इंसाफ नहीं कह सकते, वो कितना भी जायज़ हो। अगर आपने कल ज़मानतें मुस्तरद की हैं तो आज की ज़मानत कितनी भी जायज़ हो, वो मुस्तरद ही होगी यकसा निज़ाम इंसाफ के असूल के तहत। तो अगर कोई जस्टिस और निज़ाम इंसाफ को समझता है तो उसको ये समझना होगा कि अदालतों को बराबरी पे और यकसा पे इंसाफ करना है, पसंद नापसंद, मकबूल गैर मकबूल पे नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात का बता दें जरा। कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक। अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उन्हें बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है।
हमें जो स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, जो डिप्लोमेसी होती है, दो मुल्कों के दरमियान जो गुफ्तगू होती है, वो तो 20 साल बाद भी बहुत मुश्किल से डीक्लासिफाई होती है, कुछ होती है और कुछ नहीं होती है। आज तक वर्ल्ड वॉर की चीज़ें मुकम्मल तौर पर डीक्लासिफाई नहीं हो सकी हैं। और मैं समझता हूँ कि अब सवाल ये है कि क्या हमारा कोई एम्बेसडर आइंदा से साइफर लिखेगा कि पता नहीं मेरा प्राइम मिनिस्टर इसको कैसे इस्तेमाल कर ले, और क्या कोई डिप्लोमेट हमारे एम्बेसडर के साथ हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू करेगा कि हम आपके मुल्क से नाराज़ हैं और हमें आपके मुल्क से ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम आपके मुल्क की इस पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है। कोई सफारतकार हमारे एम्बेसडर से ये गुफ्तगू करेगा कि ये साइफर लिख देगा और कल इनका वज़ीर आज़म जलसे में लटका देगा? तो अब सफारती सतह पर गुफ्तगू पाकिस्तान से मोहतात हो गई है। जो लोग कहते हैं कि IMF से मुआहदा जो है वो 8 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वो ये भूल जाते हैं कि IMF में मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स अमेरिका के पास हैं। और जब ब्लिंकन का बयान आया है और जब अमेरिकन एम्बेसडर ने पाकिस्तान से मिलना शुरू किया है, तो IMF का नॉड भी उसके बाद आया है। कोई नॉड पहले नहीं आ गया और अमेरिकी बाद में नहीं आए। अमेरिकी पहले मिलते हैं और अमेरिकी पहले ऐलान करते हैं कि आपको IMF से पैसे मिलेंगे, और IMF बाद में पैसे देता है क्योंकि वोट सारे अमेरिकियों के पास हैं। बिल्कुल ठीक। और उनके इत्तेहादियों के पास हैं। तो अगर 8 महीने नहीं हुआ तो हमें समझना चाहिए कि हमने उसकी एक कीमत अदा की है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जाने पे आऊंगी। पहले जाहिद गशकोरी साहब, आप ये बताइएगा, इस तरह के साइफर के तरह के इस नौयत के मामला हमें पाकिस्तान की तारीख में क्या पहले भी देखने में मिलते रहे हैं? अब चूंकि ये केस चलेगा, मामला अदालत में जाएगा, फिर क्या फैसला होता है ये तो देखना बाकी है, लेकिन आम तौर पर इस तरह के केसेस में क्या किस तरह की सजाएं हो सकती हैं? नाअहली हो सकती है या क्या हो सकता है? देखिए अनम, हमने देखा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के एम्बेसडर थे। उस वक्त भी एक कंट्रोवर्सी यहाँ आई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल तक ये बात पहुँची थी। उससे भी कई कंट्रोवर्सीज मज़ीद जनरेट हुई, पाकिस्तान के रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हुए। अभी अंबर की बात को अगर मैं इसी के साथ कनेक्ट करूँ, बिल्कुल पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप थे डिस्टर्ब हुए हैं और बड़े पैमाने पर आपने देखा बाइडन की गवर्नमेंट की पाकिस्तान को कोई खातिर खा हमें सपोर्ट नज़र नहीं आई। और फिर IMF का जो रीसेंट स्टेटमेंट जारी हुआ है उससे कई बातें सामने आई। फिर साथ आपने देखा फर्स्ट टाइम हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट देखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से आया जब पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज जो दिया गया पिछले हफ्ते, उसमें ये एक अच्छा साइन है। रिकवरी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ताल्लुकात का दोनों ममालिक के दरमियान। मेरी नज़र में इस साइफर कंट्रोवर्सी से जब गुज़श्ता 14 महीने की जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिलेशंस है पाकिस्तान के या पिछली हुकूमत के थे, वो कोई मीनिंगफुल इंगेजमेंट मैंने नहीं देखी अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ। जिस तरह आप ईरान के साथ देख लें या फिर अफ़गानिस्तान के साथ, फिर CPEC का जो प्रोग्राम है चाइना के साथ, और फिर सऊदी अरेबिया है। पाकिस्तान को या इस हकूमत को 14 महीने का दौरानिया लगा है रिकन्स्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग और इस तरह की सूरत हाल, जो आज थोड़ा सा रिलीफ मिला है, थोड़ा सा शायद ऐसा लगा है कि सांस मिला है इस हकूमत को भी, रियासत को भी, और एक ख़तरा टला है जो कि बात हो रही थी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने। तो ये वो सारे डॉट्स हैं। अब जो आपने कहा कि इस नौयत के केसेस, मैं देखता हूँ ये केस आगे बढ़ेगा और इस केस में बड़ी जान मौजूद है, क्योंकि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए हैं, एक पाकिस्तान के सीजन डिप्लोमेट असद मजीद खान, जो डिप्लोमेटिक केबल्स होती हैं पाकिस्तान के हेड ऑफ द गवर्नमेंट और जो हमारी वजारत खारजा को आते हैं, बिल्कुल ठीक, वो बहुत सोच समझ के उसका एक एक लफ्ज़ जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है उस बहुत सीक्रेट ये चीजें होती हैं, वो बिल्कुल सीक्रेट होती है और पब्लिक डोमेन में आई और उसी बुनियाद पर चाहिए पाकिस्तान के ताल्लुकात दीगर ममालिक के साथ इसी तरह से सही चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब और दीगर मेहमानों की जानिब भी दोबारा आऊंगी, इसी मामले पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आजम खान के इस अहम बयान के हवाले से। ब्रिगेडियर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात करना चाह रहे थे और साथ ही मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहती हूँ
कि अभी आपको लगता है कि और गवाहियां आना भी बाकी हैं, इस तरह की मजीद गवाहियां और भी सामने आ सकती हैं किसी और केस में, या खैबर पख्तूनख्वा में जो मुख्तलिफ मामलात हैं उन केसेस में भी कुछ सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, देखें एक तो ये जो इसी के अंदर जो केस चला है अभी खासतौर पर साइफर का, इसमें आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी कंक्लूडेड और एक आध और एविडेंस होगी और उसके बाद ये केस फाइल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि व्हाट हैपन, केस कैसे प्रोसीड होता है, कितनी स्पीडी ट्रायल होता है। बट ज़्यादा स्पीड हो, कुछ भी इंसाफ के तकाजे ज़रूर पूरे होने चाहिए। और इसके साथ बाकी केसेस इतने ज़्यादा बन चुके हैं, इट शुड बी अदरवाइज माइंड बॉगलिंग उनके लिए, पीटीआई चेयरमैन के लिए भी, कि उसको कैसे हैंडल करने, उनकी लीगल टीम कैसी है, डू दे लूज नर्व्स, और उसके बारे में क्या होता है, ये देखने की चीज़ें हैं। उसके साथ मैं ये बात कर, देखें ये जो IMF वर्ल्ड बैंक ने जो हमारे साथ किया ना, इट इज़ रियली वेरी अनफेयर और इसमें हमारी फाइनेंस की मिनिस्ट्री की डेफिनेटली वीकनेस है। इसलिए कि उन्होंने आपको ग्रिल्ड क्यों किया कि हम उनको ये सेटिस्फाई नहीं कर सके कि हम अपना इन हाउस कैसे डील कर रहे हैं, हम इस पैसे को, और जो उन्होंने हमारे पर टैक्स 212 अरब के लगाए हैं, कांट भी अरेंज 212 रुपये आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट एंड से कि हम टैक्स नहीं लगे, हम ये पैसे कर लेंगे। हम अभी $61 बिलियन आपने डेवलपमेंट फंड के दे दिए हैं, $20 बिलियन आप ये यूथ प्रोग्राम्स को दे रहे हैं। तो आप कहीं कुछ चीज़ें अपने इन हाउस ठीक करें। आपने FBR में 2000 से 3000 अरब हम एक साल में टैक्स चोरी होता है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। क्या हमने उसमें कोई वो इस्लाहत की रिफॉर्म्स किए हैं? क्या स्टेट कॉर्पोरेशन जो 800-900 अरब रुपए देते हैं, क्या हमने उसके अंदर कुछ प्राइवेटाइज ही कर लें, 2-3 जो आपके 6 यूनिट्स हैं, तो वो पे आप ये IMF वर्ल्ड को बताएं तो दे विल अंडरस्टैंड। When we keep accepting कि जी आप वहाँ को वोट डालते जाएं, वहाँ को रगड़ते जाएं, ये दिस इज नॉट द, ये तो सबसे आसान तरीका है कि हम बिजली महंगी कर दें, तेल महंगा कर दें, टैक्स लगा दें, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दें, प्लांट टैक्स लगा दें, लगा दिए। दे आर डिग्नॉट दैट, टोटल उनका कंट्रोल अभी हमारे ऊपर है। आपके स्टेट बैंक के उनका कंट्रोल है, आप वहाँ से पैसा नहीं ले सकते, आप सारी चीज़, तो आप हर चीज़ मानते जाएंगे बिकॉज वी शो आवर वीकनेसेस। इफ वी आर ए न्यूक्लियर कंट्री, वी नेवर बिहेव लाइक ए न्यूक्लियर कंट्री। रिमेंबर, न्यूक्लियर कंट्री को कोई डिफॉल्ट नहीं कर सकता एज लॉन्ग एज यू डू योर होमवर्क एंड टॉक विद चेस्ट आई के देखिए हमने अपना इन हाउस ठीक किया है, हमने ऑस्टेरिटी ड्राइव की है, वी हैव डन नथिंग। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर सोचनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अंबर, आपको लगता है कि चेयरमैन PTI का अब कोई सियासी मुस्तकबिल है? एक तो इन इलेक्शंस पर आप कमेंट कर दें कि इन इलेक्शंस में चेयरमैन PTI आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रही, और आगे आने वाले दिनों में इन इलेक्शंस के बाद भी उनकी सियासत आपको दिखाई दे रही है कहीं? देखिए, ऐसा तो वाज़े है, जितनी तादाद में केसेस हैं और कई किस्म के केसेस हैं, कुछ ज़्यादा संगीन है, कुछ कम संगीन है, कुछ ज़ाती नौयत के हैं। अब आप देख लें, इनके निकाह का मामला एक तरफ है, दूसरी तरफ तो शखाना का केस है, ये मरासले का साइफर का मामला ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत होगा, 9 मई वहाँ एक और केस है। तो ऐसा तो यही जाहिर हो रहा है कि ये जो मौजूदा जो हाल ही में इलेक्शंस होंगे उसमें इमरान खान साहब नहीं होंगे, और चाहे आप इसको टेम्परेरी जो हिरासत में आप रखा जाए, डिटेंशन भी हो सकती है उनको, संगीन गिरफ्तारी, केस ज़ाहिर केसेस का वक्त भी लगता है। और मैं तो यही कहूँगी मुज़म्मिल साहब को कि इसका ये नहीं मतलब कि गुज़िश्ता दौर में सियासी इंजीनियरिंग के तहत बहुत तेज़ी से गिरफ्तारियाँ होती रहीं, यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए। और आप कह सकते हैं कि शायद तराजू जो है वो एक तरफ ज़्यादा भारी है, लेकिन इट स्टिल डजंट मेक इट राइट। मैं तो उसूल की बात करूंगी। बेसिक के केसेस मजबूत हो, तहकीकात मजबूत हो, बिल आखिर जब आपको सजा दी जाए या प्रोसिक्यूशन आगे बढ़े तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई ये आंख बिल्कुल उस पर कोई उंगली ना उठा सके। सही है अंबर, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, अब कुछ बचा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास अपने दिफा के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तो वो कहीं कन्विक्ट नहीं है और दूर दूर तक उनकी कोई कन्विक्शन नज़र भी नहीं आ रही है। अगर 8 अगस्त को असेंबलियां टूट रही हैं और अगर सितंबर में कागजात नामजदगी जमा होने हैं तो क्या वो सितंबर तक कहीं कन्विक्ट हो जाएंगे? मुझे तो नज़र नहीं आता है। और मैं फिर अंबर से डिसएग्री करूंगा। अगर इस मुल्क में ये असूल अदालतों ने कायम किया है कि एक वजीर आज़म के केस में मॉनिटरिंग जज लगेगा, तो फिर दूसरे वजीर आज़म के केस में भी मॉनिटरिंग जज लगना चाहिए। एक वजीर आज़म के लिए मॉनिटरिंग जज लगाया जाएगा, एक वजीर आज़म के लिए मॉनिटरिंग जज नहीं लगाया जाएगा। तो ये जो तजाद है ये कोई मुस्बत नहीं है। आप बेशक कहें कि जी पिछले दौर में इंजीनियरिंग हुई थी तो इस बार हम नहीं कर रहे, बड़ा मेरिट पे कर रहे हैं, नहीं, आप एक साइड ले रहे हैं और उस साइड को लेने को जस्टिफाई कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से।
इंसाफ का तकाजा है कि पिछले वजीर आजम के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था, इस वजीर आजम के मुकदमात के लिए भी मॉनिटरिंग जज लगाया जाए और स्पीडी ट्रायल किया जाए। आप तब हमें बताते थे कि रोजाना मुकदमे की समाअत तो इतवार वाले दिन भी होनी चाहिए, इतवार वाले दिन भी होनी चाहिए, क्यों छुट्टी दी जाए इतवार वाले दिन? इंसाफ कभी छुट्टी पे होता है, तो आज क्यों छुट्टी पे रहता? भी कोई बात करें, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जाहिद गशकोरी साहब, क्या मुस्तकबिल है चेयरमैन पीटीआई का? देखिए, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आराम से बैठना चाहिए थोड़ी देर के लिए और रिकन्सिडर करना चाहिए, रिव्यू करनी चाहिए कि अब जो डैमेजेस हुए हैं कैसे रिकवरी प्रोग्राम स्टार्ट करे अपनी सियासी जमात के लिए, और लीडरशिप जो उसकी कुछ बाकी है साथ बैठकर फैसले करे। आपने एक क्वेश्चन किया अंबर से और ब्रिगेडियर साहब से कि कुछ और भी स्टेटमेंट या इस तरह के बयानात सामने आ सकते हैं जो डैमनिंग हों तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। मेरे ख्याल में इससे बड़े आने वाले हैं वो स्टेटमेंट, वो नैब के सामने आएंगे। एक तो जो साबिक चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के उस्मान बुज़दार, आपको मालूम है कि वो कहाँ हैं गुज़श्ता 2.5 महीने से, किसी को शायद मालूम ना हो या हो भी सही वो बताना ना चाहे, मैं आपसे शेयर करता चलूँ, वो इस वक्त बलूचिस्तान में हैं और जहाँ एक मशहूर सियासी शख्सियत हैं जिनके पास एक बड़ा ओहदा है, उनके घर में वो क्वेटा में कभी लोरा लई वगैरह में होते हैं, उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। उसमें नैब उनको 14 नोटिस दे चुका है, हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके खिलाफ, वो 5 बार पेश नहीं हुए। नैब के पास 120 दिन का वक्त है, जो नया ऑर्डिनेंस आया है नैब को एम्पावर करता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और जल्द ज़राए बताते हैं कि गिरफ्तारी होगी। उसमें स्टेटमेंट सामने आएंगे। उसके बाद से जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा साबिक चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने पार्लियामेंटेरियन अपनी बनाई है, महमूद खान, उनका बयान भी बड़ा मीनिंगफुल होगा। आपको लगता है किस तरह की गवाहियां मजीद आ सकती हैं और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? आपको लगता है कि उस्मान बुज़दार भी गिरफ्तार हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन से मुतालिक कवानीन में तब्दीली के लिए काम जोरों शोर से जारी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों से उनके असासों और दोहरी शहरियत से मुतालिक बयान हल्फी ना लेने की सिफारिश कर दी है। कायमा कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि कागजात नामजदगी के साथ असासों और दोहरी शहरियत से मुतालिक बयान हल्फी ना लिए जाएं। सवाल हमारा यह है कि क्या ये कानून साजी होनी चाहिए? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। मेरे समझ में नहीं होनी चाहिए, और असासे और दोहरी शहरियत ये बुनियाद हैं पाकिस्तान में सियासत करने की, और आज जिसने सियासत करनी है उसके असासे भी पब्लिक के पास होने चाहिए, उसकी शहरियत भी किसी इबाहम से पाक होनी चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं तो दोहरी शहरियत को वोट देने के हक़ में भी नहीं हूँ कि जिसने किसी और मुल्क के आइन और किसी और मुल्क से वफादारी का हलफ उठा लिया उसके पास वोट का हक़ भी नहीं होना चाहिए, और दुनिया के बहुत से ममालिक में नहीं है, हमारे साथ भारत में नहीं है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस के पास वोट का हक नहीं है वहाँ पर, हालांकि वो हमसे नॉन रेजिडेंट इंडियन पाकिस्तानी ओवरसीज से कई गुना ज़्यादा इंडिया में ज़र मुबादला भेजते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वहाँ वोट का हक नहीं है, क्योंकि सादा असूल है कि जब किसी ने किसी और मुल्क से वफादारी का हलफ उठा लिया तो फिर वो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकता और पाकिस्तान में हक हुक्मरानी भी खो। तो आपको लगता है कि ये कानून साजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? दोनों चीज़ों पर बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है ये कानून साजी होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में मैं मुजम्मिल साहब तो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कोई भी हो जिसकी दोहरी शरीयत हो और नंबर 2 उसके साथ वो असासे डिक्लेयर ना किए हों तो बिल्कुल उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए पार्टिसिपेट करने की। ही डायरेक्शन शुड बी पाकिस्तान। पाकिस्तान में उनकी असासे जितने हैं और उसके बाद जो भी जहाँ शरीयत है वो एक सिंगल होनी चाहिए, ताकि वो उनको वी शुड नॉट लुक बैक, हिज लॉयल्टी शुड बी टोटल विद पाकिस्तान। और ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो कानून साजी की जा रही है, इस्लाहात की जा रही है, देखिए इनको पॉजिटिव करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए, लेकिन बेहतर चीज़ों को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि असम्बली इस वक्त एक किस्म की सिर्फ हुकूमत की है, इसमें अपोजिशन नहीं है।
जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल ठीक। आई थिंक गवर्नमेंट को अपनी क्रेडिबिलिटी जायज रखनी है, कानून। बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है? अब मैं दोनों पैनलिस्ट के साथ एग्री करता हूँ, ये इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस कानून को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है उसके सिर्फ 7 अहलकार 1070 MPs के जो जमा कराए हुए असासे होते हैं, उन्होंने उसकी स्क्रूटनी करनी होती है। उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो स्क्रूटनी करें, इस निज़ाम को बेहतर करें, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि नैब और FIA और दूसरे उस केसेस ना जा सकें। खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की टीम इनकी एसेस की स्क्रूटनी करे ताकि एक चेक हो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हों, और दोहरी शहरियत भी पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है जाहिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। अंबर, आपको लगता है कि अगर ये कानून साजी हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं इसमें बदनीयती शामिल होगी? बिल्कुल बदनीयती है। अब आप देखिए कि इसका मकसद क्या है। शफाफियत है कि आप, और मैं वोटर के जाविये से बात कर रही हूँ, और ये बहुत मुश्किल से हमने ये जो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स वहाँ तक पहुँचे हैं। ये शफाफियत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ज़ाहिर जांचते हैं जिस उम्मीदवार को आपने वोट डालना है कि उनकी क्या असासे थे, क्या है, क्या डिक्लेयर किया है, क्या नहीं किया है, कितनी उनकी मेरे ख्याल में ऑनेस्टी है कि वो सब कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और फिर ज़ाहिर दोहरी शहरियत के बारे में किस आप पाकिस्तानी शहरी हैं या नहीं हैं, ये सब चीज़ें वोटर के लिए भी बहुत अहम और होनी चाहिए। और मैं इत्तफाक करती हूँ निज़ाम को बेहतर करें। ये मेरे ख्याल में कि एक पार्लियामेंटेरियंस के लिए शायद ये ज़्यादा आसान होगा, लेकिन ये वोटर के जाविये से देखें तो ये बहुत गलत कदम होगा। वोटर के जाविये से देखें तो ये गलत कदम होगा अगर कानून साजी हो जाती है। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।